नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर यानी MOP। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 से लेके 5 तक, जिसमें हम फंक्शनरीज़ और अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इसके अलावा अदर स्टाफ, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस, रिसीट ऑफ डाक। दोस्तों ये सारे टॉपिक थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने कोशिश की है इसको सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की, जिससे कि इजीली समझ में आ जाए और एग्जाम में उसको यूज़ कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, टू मैक्सिमाइज गवर्नेंस इट इज़ नेसेसरी टू डेलीगेट पावर्स टू वेरियस फंक्शनरीज। यानी कि गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए क्या ये नेसेसरी है कि पावर को डेलीगेट किया जाए डिफरेंट फंक्शनरीज में? ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि जब कोई भी गवर्नेंस को बढ़ाना होगा तो प्रेसिडेंट भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी अलग अलग मिनिस्टर अलग अलग पोर्टफोलियो देखते हैं। उसके बाद फिर पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, इसके बाद डिपार्टमेंट के स्टाफ होता है जिसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होती है। तो पावर को तो डेलीगेट करना ही पड़ता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शनरीज इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ अ मिनिस्ट्री। अब सेक्रेटेरिएट में जो फंक्शनरीज होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, a secretary to the government of India is administrative head of the ministry. 2, a secretary is the principal advisor of the minister on all matters of policies and her responsibility is complete and undivided. 3, an additional secretary is responsible to the respective wing and the overall responsibility is of the secretary for administration of the department. Options are A1 only, B1 and 2 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो एक बार फंक्शनरीज देख लेते हैं भारत सरकार में कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि आपके सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पर्सनल स्टाफ, यानी कि सारे के सारे फंक्शनरीज की कैटेगरी में आते हैं। इसमें टॉप लेवल पे होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के या सेंट्रल सर्विसेज के, जैसे कि IAS, IPS, ये लोग होते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ में होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जिसमें कि आपके अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। इसके बाद आपके पर्सनल स्टाफ होते हैं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ये सभी लोग आते हैं। टू मैक्सिमाइज गवर्नेंस इट इज़ नेसेसरी टू डेलीगेट पावर्स टू वेरियस फंक्शनरीज। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। पावर को तो डेलीगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी कोई भी मिनिस्ट्री होती है उसमें सेक्रेटरी जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और वही मिनिस्टर को अप्राइज करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट में डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, वो सारी सेक्रेटरी ही डिस्कस करते हैं मिनिस्टर के साथ। She is the principal advisor of the minister on all matters of policy and administration within her ministry department। ठीक है, प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं मिनिस्टर के। मिनिस्टर को जो भी एडवाइस चाहिए होती है वो सेक्रेटरी से ही डिस्कस करते हैं। एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट एंड अनडिवाइडेड। यहाँ पर ये टर्म इंपॉर्टेंट आता है जो कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है कि ये बोला कि कंप्लीट, सपोज एग्जाम में आ गया कि जो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कंप्लीट होती है और अनडिवाइडेड नहीं होती, डिवाइडेड होती है वेरियस फंक्शनरीज में। तो हमें क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल, एडिशनल सेक्रेटरी भी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो डिवाइडेड होगी। लेकिन नहीं, वो उसको असिस्ट करने के लिए होते हैं। पावर एक्चुअली अनडिवाइडेड सेक्रेटरी की होती है। अगर कहीं कोई गलती होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की फिक्स की जाएगी। तो ये टर्म को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, कंप्लीट एंड अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्रेटरी की टुवर्ड्स द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड टुवर्ड्स द मिनिस्टर। शी इज़ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जब एग्जाम आएगा तो आप फंसोगे। हमें लगेगा कि जब चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर की बात की जाएगी तो उसमें सेक्रेटरी का क्या रोल है, वो तो हमारा AO, AA इस लाइन से होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग वर्क तो वो देखते हैं। सेक्रेटरी काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो उसमें सेक्रेटरी का क्या रोल होगा। लेकिन नहीं, सेक्रेटरी चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी भी होते हैं। इस चीज़ को भी एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि एग्जाम में MCQ में आएगा, उस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना है। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होते हैं सेक्रेटरी। नेक्स्ट है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। सच अ फंक्शनरी इज नॉर्मली वेस्टेड विद द मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग and responsibility is in respect of the business falling within her wing, subject to the overall responsibility of the secretary for the administration of the department।
प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेक्रेटरी की। तो इनकी भी जो फंक्शनरी होती है, इनकी जो होती है मैक्सिमम मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, यानी कि मैक्सिमम जो होता है इनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है, लेकिन 100% इनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए, मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, तो वहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है वो नहीं रहती है, लेकिन मैक्सिमम डिसीजन इनके रहते हैं, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और मैक्सिमम लेवल पे चीज़ों को ये लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने लेवल पे। तो जब एग्जाम में अगर आएगा कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है 100% नहीं, 100% नहीं होती, मैक्सिमम होती है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं होती है। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है, इनके विंग पे या डिसीजन जो भी लिया जाता है, नहीं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्टी डायरेक्टर होल्ड चार्ज ऑफ अ सेक्रेटेरिएट डिवीजन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी, ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। डिप्टी डायरेक्टर्स या डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, सबसे पहले किसके व्यापार काम करता है, सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी कौन होते हैं, हमने पिछली पार्ट में देखा था कि वो होते हैं एक डिवीजन के हेड होते हैं, यानी कि डिवीजन के लेवल के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं, लेकिन ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी, क्योंकि ओवरऑल मालिक कौन है डिपार्टमेंट के, हमें पता है सेक्रेटरी होते हैं। होल्ड्स चार्ज ऑफ द सेक्रेटेरिएट डिवीजन, ठीक है, सेक्रेटेरिएट डिवीजन का चार्ज उनके पास होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस डील विद इन द डिवीजन अंडर हिज हर चार्ज, यानी कि जो डिवीजन के लेवल पे जितने भी डिसीजंस हो तो वो सब खुद ही ले लेते हैं। ही शी शुड ऑर्डिनरीली बी एबल टू डिस्पोज ऑफ द केसेस एज पर द पावर्स डेलीगेटेड और एज पर द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, वो केसेस को कैसे डिस्पोज करेंगे, पावर डेलीगेटेड कि उस डिवीजन के लेवल पे कौन कौन सी पावर्स को डेलीगेट किया गया है। अगर वो पावर उनकी ज्यूरिडिक्शन में आती है तो वो डिसीजन लेंगे, अगर नहीं आती है तो फाइल को ऊपर भेजा जाएगा। सपोज अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल की बात कर रहे थे और कोल ब्लॉक का अलोकेशन करना है, हमें नया कोल ब्लॉक अलॉट करना है, तो नया कोल ब्लॉक अलॉट डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे तो नहीं हो सकता, तो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल से फाइल क्या होगी, ऊपर मूव की जाएगी। लेकिन अगर किसी कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके लेवल पे क्या है, डिप्टी सेक्रेटरी का लेवल इज इनफ, वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल से फाइल को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और वो पूरा डिसीजन अपने व्याप पर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंक्शनरीज इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ अ मिनिस्ट्री। ठीक है, सेक्रेटेरिएट में जो फंक्शनरी होते हैं उनके लिए कौन सा डिसीजन करेक्ट है। 1, अंडर सेक्रेटरी इज एन इंचार्ज ऑफ अ ब्रांच इन अ मिनिस्ट्री। अंडर सेक्रेटरी जो होता है वो ब्रांच जो होती है उसका हेड होते हैं क्या। 2, he disposes of as many cases as possible at his own level and take the orders of the higher officer on important cases. 3, he is inter alia responsible for development and maintenance of aids to processing. A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं अंडर सेक्रेटरी। An under secretary is in charge of a branch in a ministry department consisting of one or more sections, unit cells, and exercise control both in regard to the disposal of business and maintenance of discipline. यानी अंडर सेक्रेटरी ब्रांच के हेड होते हैं, पता है, ठीक है। एक ब्रांच के अंडर में क्या होता है, वन और मोर सेक्शन होते हैं या फिर यूनिट सेल्स होते हैं, और वो एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल बोथ इन रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, यानी कि जो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यानी कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो, एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी ब्रांच ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नीचे के लेवल पे कोई इनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहा है, उस चीज़ को भी इंश्योर ब्रांच मैनेजर करते हैं। ऊपर इसके ऊपर के लेवल होते हैं वो के ऑफिसर होते हैं, वो डिसिप्लिन वगैरह में ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो तो मेजर पॉलिसी डिसीजंस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको तो बड़े बड़े काम करने होते हैं। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ये सब अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर ख़त्म कर दिए जाते हैं। एज ब्रांच ऑफिसर ही डिस्पोजेज ऑफ as many cases as possible at his own level, but she takes the orders of डिप्टी सेक्रेटरी और हायर ऑफिसर ऑन इंपॉर्टेंट केसेस, यानी नॉर्मल केसेस आते हैं उसमें क्या करते हैं वो अपने लेवल पे डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिसी डिसीजन आ गया, कोई बड़ा डिसीजन आ गया, तो वो हेल्प किसकी लेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी या फिर हायर ऑफिसर्स की। सपोज जैसे अगर मेडिकल बिल्स की बात ही करते हैं तो मेडिकल बिल्स कहाँ किसके लेवल पर कौन अथॉरिटी होता है, अंडर सेक्रेटरी उसको निपटा देते हैं, ठीक है। फिर लेकिन इसमें भी एक चीज़ होती है कि उनको लिमिट बना दी जाती है कि मेडिकल बिल जो है 2 लाख रुपए तक का है वो आप अपने लेवल पे करते रहना, हर फाइल, ये नहीं कि 100 रुपये के बिल्स हमारे पास भेजते रहो ऊपर, ही हमारा काम नहीं है। तो 2 लाख तक की उनकी लिमिट बना दी, तो कोई भी अगर ट्रीटमेंट होगा तो अंडर सेक्रेटरी उसको अप्रूव करते रहेंगे, ऊपर वालों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सपोज कोई बड़ा क्रिटिकल डिजीज़ हो गई जिसमें बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, 10 लाख रुपये, 12 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि CGHS में जैसे गवर्नमेंट में कवर नहीं होती है, तो उसके लिए फिर क्या होगा, फाइल ऊपर जाएगी, तो फिर डिसीजन ऊपर से लिया जाएगा।
He she is inter alia responsible for development and maintenance of aids or to processing as tools of manuals and electronic knowledge system. ठीक है, तो टूल्स ऑफ मैनुअल्स जो होते हैं उनका मेंटेनेंस करना और इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज मैनेजमेंट जो है इस सब को जो डेवलपमेंट इसका जो किया जाता है अंडर सेक्रेटरी के लेवल पे, यानी कि लोगों का नॉलेज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग कराना, कंडक्ट कराना। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में ई ऑफिस चलता है, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, उसको अपडेट करके रखना जिससे कि लोग वहाँ से ट्रेनिंग ले सकें। ये सब चीज़ें किसकी होती हैं? अंडर सेक्रेटरी के। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेस्क फंक्शनरी? 1. Senior section officer functions as desk functionary depending on the nature of the responsibility attached to the desk. 2. He examines and submits cases independently to the next highest officer section. 3. He also signs orders, financial sanctions. Options are A 1 and 3 only, B 2 only, C 1 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। डेस्क ऑफिसर, an under secretary or senior section officer functions as desk functionary depending on the nature of the responsibilities attached to the desk. यानी कि as per the responsibilities attached जो डेस्क फंक्शनरी की जो पोजीशन मिलेगी वो या तो अंडर सेक्रेटरी को मिलेगी या फिर एक सेक्शन ऑफिसर जो कि सीनियर होगा। इनमें से किसी को डेस्क फंक्शनरी बनाया जाएगा। ही शी एग्जामिन्स एंड सबमिट्स केसेस इंडिपेंडेंटली टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर एंड हैज़ द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एज दैट ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी। जो डेस्क फंक्शनरी होता है, जैसे यूजुअली सेक्शन ऑफिसर होता है, बट उसको पावर मिलती हैं वो अंडर सेक्रेटरी की मिलती हैं। तो डेस्क जो होती है वो अंडर सेक्रेटरी इक्विवेलेंट होती है और क्या करता है, केसेस को इंडिपेंडेंटली डील करता है और अपने नेक्स्ट हायर ऑफिसर को सबमिट करता है। द डेस्क ऑफिसर कैन ऑल्सो साइन ऑर्डर्स। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ऊपर वाले फंक्शंस नॉर्मल हैं, हर कोई समझ सकता है कि डेस्क फंक्शनरी क्या होती है। कि सेक्शन जब सेक्शन में बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है प्रोसेस, तो डेस्क बना दी गई है, किसी सेक्शन ऑफिस से अंडर सेक्रेटरी को बना दिया जाता है, उनको स्टाफ भी मिलता है और वो अंडर सेक्रेटरी लेवल पे होता है, सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। सीनियर ऑफिसर से डिस्कस करते हैं मैटर को, उसके बाद सबमिट करते हैं, तो जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाता है। उनको सपोर्टिंग स्टाफ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। यहाँ पर क्या फंसने वाली चीज़ है कि दैट डेस्क ऑफिसर कैन ऑल्सो साइन ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर साइन कर सकता है, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। फाइनेंशियल सेंक्शंस, वो फाइनेंशियल सेंक्शंस भी इशू कर सकता है। एंड हम एफिडेविट्स इन कोर्ट्स, और कोर्ट में एफिडेविट्स भी दे सकता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। ऑर्डर साइन कर सकता है, ठीक है, ऑर्डर साइन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अंडर सेक्रेटरी की अथॉरिटी होती है, पता है। फाइनेंशियल सेंक्शन जो होते हैं वो भी अंडर सेक्रेटरी अथॉरिटी होती है, और एफिडेविट्स भी दे सकता है। तो ये डेस्क ऑफिसर के फंक्शंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेक्शन ऑफिसर? A. A section officer is in charge of a section, the primary unit of a department in secretariat. B. Section officer has overall responsibility for supervising the activities and performance of the section with the help of dealing officers. C. Both A and B. D. None of the above, and the right answer is C. Both A and B. यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, इसमें हमारा है सेक्शन ऑफिसर। अ सेक्शन ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ अ सेक्शन, द प्राइमरी यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट इन द सेक्रेटेरिएट। यानी किसी भी सेक्रेटेरिएट में जो प्राइमरी यूनिट होती है वो होती है सेक्शन, जो हम देख चुके थे पिछले वाले एमओपी के वीडियो में। सेक्शन, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद डिवीजन, फिर विंग, और उसके बाद डिपार्टमेंट। तो सबसे छोटी यूनिट होती है और प्राइमरी यूनिट होती है सेक्शन, और उसका इंचार्ज कौन होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर। अ सेक्शन कंप्राइजिंग अ टीम ऑफ, सेक्शन में की टीम जो होती है उसमें कौन कौन होते हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स यानी ASOs, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, एस डीलिंग ऑफिसर। तो उसमें डीलिंग ऑफिसर्स होते हैं जिसमें किस रैंक के लोग होते हैं? ASO और SSL रैंक के बंदे होते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड MTS आर सपोर्टिंग स्टाफ, और सपोर्टिंग स्टाफ में कौन कौन आता है? JSA और MTS। A section officer has overall responsibility for supervising the activities and performance of the section with the help of dealing officers and clerical support। ठीक है, तो इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेक्शन ऑफिसर। उसको असिस्ट कौन करेंगे? आपके डीलिंग ऑफिसर्स और क्लरिकल सपोर्ट, जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ सेक्शन ऑफिसर में क्या क्या आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग स्टाफ, ट्रेनिंग, हेल्पिंग, एडवाइजिंग देम इन द मैटर ऑफ वर्क, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट इन द सेक्शन। ठीक है, वो अपने स्टाफ को वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, और उनको हेल्प करते हैं। जब कोई डिसीजन उनको समझ में नहीं आती है तो सेक्शन ऑफिसर उनको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, इस पर ये डिसीजन ले लो, और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। ये सारे फंक्शंस होते हैं। दूसरा, मॉनिटरिंग ऑफ एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। जो केसेस जो रिसीट्स आ रही हैं उनको मॉनिटर करना है और देखना है उनका एफिशिएंट और टाइमली डिस्पोजल हो सके।
टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स टू हायर ऑफिसर्स एंड अदर कंसर्न यूनिट्स। जो रिपोर्ट्स जाती हैं सेक्शन से, कुछ मंथली जाती हैं, क्वार्टरली जाती हैं, उन सबका टाइमली सबमिशन होना चाहिए। मैनेजिंग इफेक्टिव पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन द सेक्शन। क्या क्या रखना है? पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सेक्शन का, ये सब ड्यूटीज़ होती हैं सेक्शन ऑफिसर की। काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन वो अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसकी सेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं। ये वो ड्यूटीज़ ली हैं हम लोगों ने यहाँ पर जो कि कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, सिर्फ उन्हीं ड्यूटीज़ को रखा गया है, जैसे कि बहुत लेंदी और बल्कि ना हो जाए हमारा पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर्स? 1, टू इंडिकेट मोड ऑफ डिस्पैच। 2, go through the list of periodicals returns every week. 3, ensuring strict compliance with department security instructions. 4, review category of receipts and ensure correct labeling. Options are A1 and 4 only, B1, 2 and 4 only, C1, 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी कि उनकी डिस्पैच को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी हैं। अब ड्यूटीज़ ऑफ सेक्शन ऑफिसर में देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू डाक। अब डाक को लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डेटा इन्वॉल्व होता है और जो कि एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर देता है। तो सबसे पहले क्या कहता है? टू सबमिट रिसीट विच शुड बी सीन बाय द ब्रांच ऑफिसर और हायर ऑफिसर एट द डाक स्टेज। अब जो सेक्शन ऑफिसर है उसको एक डाक आती है, उसको लगता है कि इसमें ब्रांच ऑफिसर यानी कि अंडर सेक्रेटरी या फिर हायर ऑफिसर को देखना चाहिए, तो क्या करेगा? उस रिसीट को सबमिट कर देगा डाक स्टेज पर। टू कीप अ वॉच ऑन द होल्ड अप इन द मूवमेंट ऑफ डाक, ठीक है, जो भी डाक का मूवमेंट है जहाँ भी उसको मॉनिटर करेगा। टू स्क्रूटनाइज द सेक्शन रजिस्टर वंस अ वीक टू नो दैट द बीइंग प्रॉपरली मेंटेन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सिर्फ दिमाग में रखना कि जो सेक्शन रजिस्टर होता है उसको हर वीक स्क्रूटनाइज करना होता है कि ये प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सेक्शन रजिस्टर में कितनी डाक आई हैं और उन डाक का कितनी उनकी रिसीट्स को बाद में डिस्पोज कर दिया है, कौन सी किस स्टेज पे, सब कुछ मेंटेन होता है। तो इसको उसे मॉनिटर करते रहना होता है और स्क्रूटनाइज करते रहना पड़ता है। एंश्योर डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन में घुमा सकता है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है, क्या हर डाक का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। ई ऑफिस के आने के बाद से हर डाक का डिजिटल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ये सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिजिटल रजिस्टर करना। रिव्यू कैटेगरी ऑफ रिसीट एंड इंश्योर करेक्ट लेबलिंग, यानी कि जैसे कि रिसीट जब आती है तो कोई वीआईपी रेफरेंस है या आरटीआई है तो उसको करेक्ट लेबलिंग करनी है जिसकी उसको डिस्पोजल उसी के हिसाब से किया जा सके। अगर वीआईपी रिसीट है तो उसका टाइमिंग अलग होता है, नॉर्मल डाक को डिस्पोज करने का अलग टाइम होता है, वीआईपी डाक को डिस्पोज करने का अलग टाइम होता है। तो सेक्शन ऑफिसर उस पर लेबलिंग करता है कि ये इस लेवल की है या एमपी रेफरेंस है, उसको 15 डेज़ के अंदर जो है आपको एक्नॉलेज करना होता है। तो वो एक्शन तभी लिया जाएगा जब उसको रिव्यू करके सेक्शन ऑफिसर उसकी प्रॉपर लेबलिंग कर देते हैं। ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इंडेक्सिंग, अब रिकॉर्डिंग और इंडेक्सिंग जो फाइलिंग की होती है वो उसमें को लेके भी सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सेक्शन में जितनी फाइल मेंटेन हो रही है उनकी इंडेक्सिंग और रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। 1, टू अप्रूव द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स एंड देयर कैटेगराइजेशन, सबसे पहले फाइल्स को रिकॉर्ड करना है और उनका कैटेगराइजेशन क्या होता है? टाइप ए बी सी 3 तरह के कैटेगराइजेशन होता है और उन सब की रिकॉर्डिंग करना उसका काम है। टू रिव्यू द रिकॉर्डेड फाइल बिफोर डिस्ट्रक्शन, जो फाइल को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसको रिकॉर्डेड फाइल को एक बार रिव्यू करना, ये सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। डीलिंग ऑफिसर अपने अपने लेवल की फाइल्स को देख लेते हैं, प्रपोजल चला देते हैं कि हमें फाइल को हमें डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, सेक्शन ऑफिसर उनको रिव्यू करता है, उसके बाद ही साइन करता है। टू ऑर्डर एंड सुपरवाइज पीरियोडिक वीडिंग ऑफ अनवांटेड स्पेयर कॉपीज़, ठीक है, जो कि अनवांटेड स्पेयर कॉपीज़ हैं उनको पीरियोडिक वीडिंग करना भी, उसको सुपरवाइज करना और ऑर्डर करना भी उसका काम है। डीलिंग विद इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस हिमसेल्फ, जो कि इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो खुद उसको डील करने होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि सेक्शन ऑफिसर कैन हैज़ टू मार्क एवरी रिसीट टू द डीलिंग असिस्टेंट, डीलिंग ऑफिसर, या फिर ऑल द मैटर्स आर डेल्ट बाय द डीलिंग ऑफिसर्स ओनली। नहीं, ये सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे भी उसको इनिशिएट किया सकता है अगर कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटिंग टू इशू ऑफ ड्राफ्ट, अब हमने 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे देख ली, अब ड्राफ्ट को लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू सी दैट ऑल करेक्शंस हैव बीन मेड इन द ड्राफ्ट बिफोर इट इज मार्क्ड फॉर इशू,
ठीक है। ड्राफ्ट आपने भेजा, आपके ऑफिसर ने उसमें करेक्शन कर दिया, तो जब ड्राफ्ट को इशू करते हैं तो देख लेना है कि वो ड्राफ्ट को जो है करेक्शन जो भेजे थे वो करेक्शंस हो गए हैं कि नहीं, डीलिंग ऑफिसर ने वो करेक्शंस कर दिए हैं कि नहीं। ये सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। अगर गलत ड्राफ्ट चला जाता है तो डीलिंग ऑफिसर की तो फिक्स होती है, साथ में सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाएगी। टू इंडिकेट वेदर अ क्लीन कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट इज नेसेसरी, ठीक है, क्लीन कॉपी अपने पास रखनी है, जाहिर सी बात है रखनी होती है, मार्क करना ही करना है। टू इंडिकेट द नंबर ऑफ स्पेयर कॉपीज रिक्वायर्ड, अब किसी किसी केस में नंबर ऑफ स्पेयर कॉपी कितनी रखनी है, ठीक है। तो स्पेयर कॉपीज़ का ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आउटडेटेड ही है, क्योंकि ई ऑफिस में है, ड्राफ्ट अप्रूव होता है तो खास फर्क पड़ता नहीं है। इसके अलावा फाइल में भी रखा जाता है साइंड कॉपी, बट फिर भी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, इसीलिए इसमें डाला हुआ है हमने कि थ्योरेटिकली उसको रखनी होंगी, कि नंबर ऑफ कितनी स्पेयर कॉपीज़ रखनी है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट प्रायोरिटी मार्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सेक्शन ऑफिसर को करना होता है। डीलिंग असिस्टेंट के साथ साथ सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाक कैसी है, हमारा अर्जेंट है, इमीडिएट है या प्रायोरिटी है, ये सब चीज़ें देखना है। टू इंडिकेट मोड ऑफ डिस्पैच, अब ये भी सेक्शन ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मोड से जाएगी, रजिस्टर्ड डाक या ऑर्डिनरी डाक या स्पीड पोस्ट, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ वर्क एंड चेक ऑन्स, ठीक है। अब एफिशिएंसी को लेके उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू कीप अ नोट ऑफ इंपॉर्टेंट रिसीट विद अ व्यू टू वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिसीट्स हैं उनका एक नोट रखना है अपने पास, ठीक है, जिससे कि उनको कहाँ पर है, क्या स्टेटस है उनका, किस लेवल पर है, उस सबको रख सके। तो यार इंपॉर्टेंट रिसीट्स का पूरा मूवमेंट उसके नोटिस में होना चाहिए। टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ एरियस एंड अदर रिटर्न्स, एरियस और अदर रिटर्न्स जो होते हैं उनका टाइमली सबमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स एवरी वीक एंड टेक सूटेबल एक्शन ऑन आइटम्स रिक्वायरिंग अटेंशन ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो पीरियोडिकल रिटर्न्स जो होते हैं हर वीक उनको देखना है, और जो आइटम्स पर ध्यान देना है नेक्स्ट वीक उनको एडवांस में ही उन पर ध्यान दे देना है, जिससे कि नेक्स्ट वीक का हमारे पास एजेंडा रेडी रहे। अब आता है इंडिपेंडेंट डिस्पोजल ऑफ केसेस। इंडिपेंडेंट डिस्पोजल में क्या आता है, इशूइंग रिमाइंडर्स, ठीक है, आपने 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो रिमाइंडर इशू करोगे, ये सब चीज़ें करना। ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ नॉन क्लासिफाइड नेचर, ठीक है। अब नॉन क्लासिफाइड नेचर की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो वो सेक्शन ऑफिसर अपने लेवल से दे सकता है, जो कि फैक्चुअल नेचर की है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास का पार्ट है। अगर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है तो फिर उसके रूल्स है और उसके बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। तो इंडिपेंडेंट डिस्पोजल में आ जाता है आपका रिमाइंडर इशू करना, ये डीलिंग असिस्टेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्शन ऑफिसर की भी, कि रिमाइंडर टाइम से इशू हो, और साथ साथ नॉन क्लासिफाइड नेचर की जो इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल नेचर की उनको प्रोवाइड कराना। और जनरल ड्यूटी में क्या होता है, ट्रेनिंग, हेल्पिंग एंड एडवाइजिंग द स्टाफ, ठीक है, स्टाफ को ट्रेनिंग करना, हेल्प करना और एडवाइस करना। मेंटेनेंस ऑफ अ लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द स्टाफ, उसके पास पूरे स्टाफ का रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, जैसे ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर कम्युनिकेट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के पर्सनल स्टाफ मेंबर होते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। Preparing executive summary on the important files facilitating decision making. 2. Management of personnel selection providing leadership. 3. International national level liaison and networking coordination with parliament. 4. Maintaining engagement diary. Options are A 1 and 4 only, B 1 2 and 4 only, C 1 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर के पर्सनल स्टाफ में कौन कौन आते हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जिसे हम पीएसओ बोलते हैं, सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी सीनियर पीपीएस, एंड प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी पीपीएस। तो अगर आता है ऑफिसर्स का पर्सनल स्टाफ मेंबर में कौन कौन आते हैं, आपके पीएसओ, सीनियर पीपीएस और पीपीएस। इसके अलावा जो मिडिल लेवल का स्टाफ होता है उसमें आते हैं पीएस, पीए, स्टेनो, ये सब लोग आते हैं। फंक्शंस ऑफ पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ए, प्रिपेयरिंग एग्जीक्यूटिव समरी ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट फाइल्स, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई मैटर डील होता है उसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी बना के ऑफिसर को सबमिट करते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑफिसर को इंपॉर्टेंट फाइल्स पर डिसीजन लेने में। एंड समरी ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड रिप्लाई स्टार्ट क्वेश्चन, जो पहले स्टार्ट क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं उनकी एक समरी बना के रखते हैं। एंड ब्रीफिंग द ऑफिसर अकॉर्डिंगली, और जब भी ऑफिसर को ज़रूरत होती है उसको ब्रीफ करते हैं कि ये क्वेश्चंस डील हुए थे और उसमें आपने ये डिसीजन लिया गया था हमारे मिनिस्टर ने, तो उसको ऑफिसर को फैसिलिटेट करते हैं। बी, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन प्रोवाइडिंग लीडरशिप, ठीक है, पर्सनल सेक्शन,
ठीक है। तो जो ऑफिसर के कंट्रोल में जो भी सेक्शन आता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एडिशनल सेक्रेटरी पर्सोनल है, तो वो पर्सोनल को जो डील करते हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, तो वो कंसर्न सेक्शन होता है, उसका मैनेजमेंट भी उनको देखते रहते हैं, क्योंकि वो ऑफिसर का पर्सनल सेक्शन होता है, तो उसको भी देखना है, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, और उनको गाइड भी करते हैं। सी, इंटरनेशनल नेशनल लेवल लाइजन एंड नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन विद पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, departments and other offices, handling visitors, facilitating meetings, conferencing etc. ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल पे लाइजन करते हैं अपने ऑफिसर के व्याप पर, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइजनिंग करते हैं, और जो विजिटर्स आते हैं उनको हैंडल करना, मीटिंग्स कोऑर्डिनेट कराना, कॉन्फ्रेंसेस कराना, ये सब काम होता है पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स का। Question number 9. Which of the following task performed by private secretary, personal assistant and stenographer grade D? अब जो मिडिल लेवल होता है PS, PA और स्टेनोग्राफर, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी टास्क है? A, टेकिंग डिक्टेशन, हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, रिसीविंग विजिटर्स, ट्रैवल अरेंजमेंट एट्सेट्रा। B, हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, facilitating meetings etc. both A and B, और D, none of the above and the right answer is C, both A and B, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। रोल ऑफ PS, PA एंड स्टेनोग्राफर D, टेकिंग डिक्टेशन, ट्रांसक्राइबिंग। क्या करते हैं, डिक्टेशन लेते हैं, ऑफिसर उनको डिक्टेट करता है, उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको उसकी लेटर बना के ऑफिसर को दिखाते हैं। हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना। रिसीविंग विजिटर्स, टूर प्रोग्राम, ट्रैवल अरेंजमेंट, जो भी ऑफिसर जाता है उसको अरेंज करना। मेंटेनिंग द पेपर्स रिक्वायर्ड टू बी रिटेन बाय द ऑफिसर, ठीक है, पेपर्स मेंटेन करना। मेंटेनिंग इंगेजमेंट डायरी को मेंटेन करना। इसके अलावा हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट लेटर्स, उनको भी मेंटेन करते हैं। डार्क फाइल्स, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करते हैं, और फैसिलिटेटिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन काफ़ी सिमिलर हैं। जो सीनियर ऑफिसर और मिडिल मैन वाले के थोड़ा सा फ़र्क है कि उनके थोड़े हाई लेवल के फंक्शन हो जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का देखते हैं, जबकि ये थोड़ा सा छोटे लेवल पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO? 1. Assistant section officer works as dealing officer under the supervision of the section officer. 2. ASO scrutinizes the section register once a week to know that it is being properly maintained. 3. Provides miscellaneous support to the section in carrying out day-to-day work like photocopying etc. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is C 1 and 3 only. यानी कि सेकंड स्टेटमेंट, ASO scrutinizes the section register once a week to know that it is being properly maintained is a responsibility of section officer, not assistant section officer. Assistant section officer is concerned with his own seat, जिस सीट को संभाल रहा है उस मैटर से कंसर्न है। सेक्शन के रजिस्टर से कंसर्न जो है वो सेक्शन ऑफिसर का काम है। एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ही शी वर्क्स एज डीलिंग ऑफिसर अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेक्शन ऑफिसर, हम पहले देख चुके हैं, वो डीलिंग ऑफिसर होते हैं और सेक्शन ऑफिसर के कंट्रोल में काम करते हैं। अलोकेट सब्जेक्ट आउट ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज allocated to the section and she is expected to deal with the matter allocated, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स जो सेक्शन में आते हैं, मैटर्स आते हैं, उनमें से उनको सब्जेक्ट अलोकेट किए जाते हैं और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मैटर्स को, जो मैटर उनको अलोकेट किया गया उसको सही से सॉर्ट आउट करें। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट प्रोवाइड मिसलेनियस सपोर्ट टू द सेक्शन यूनिट डेस्क इन कैरिंग आउट डे टू डे वर्क लाइक फोटोकॉपिंग, रिकॉर्ड हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि जैसे काम क्या होता है कि जो जिस भी सेक्शन या डेस्क में जहाँ कहीं भी वो पोस्टेड है, वहाँ के जो डे टू डे वर्क है, जैसे फोटोकॉपिंग, रिकॉर्ड हैंडलिंग, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, ये सब चीज़ें वो देखें। इसके अलावा मार्किंग, सेंडिंग रिसीट, फाइल्स, ये सारे काम वो करते हैं। ही शी में भी असाइंड केस वर्क ऑफ रिपीटेटिव नेचर, जो भी काम रिपीटेटिव होता है, बार बार हो रहा है, वो उसको एक बार ट्रेन कर दिया जाता है और उसको असाइन कर दिया जाता है, जिसे वो करता रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, अर्स्टवाइल ग्रुप D पोस्ट ऑफ पियोन, दफ्तरी, जमादार, जूनियर जस्टेटनर ऑपरेटर, फराश, चौकीदार, सफाई वाला, माली एटसेट्रा आर नाउ डेजिग्नेटेड एज MTS। पहले क्या था, 6 CPC से पहले एक ग्रुप D की पोस्ट हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग एक मिनिस्ट्री में अलग अलग स्टाफ होता था। जैसे पियून, वो आपके फाइल लाने ले जाने का काम करेगा। दफ्तरी काम क्या होता था कि फाइल्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जमादार जो कि सफाई करते थे। जूनियर जेस्टेटनर, वो जेस्टेशन मशीन होते थे उनको चलाते थे। फराश, ये सारे काम होते थे। अब उसकी वजह से क्या होता था कि किसी दिन एक दफ्तरी नहीं आ रहा,
तो फाइल का काम रुका हुआ है, अगर प्यून नहीं आ रहा तो फाइल ले जाने वाला नहीं है। तो उससे क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस होता था। तो 6 CPC में क्या किया, इन सबको ग्रुप डी से शिफ्ट करके ग्रुप सी में डाल दिया गया और इसको एक नई डेजिग्नेशन दे दी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। अब मल्टीटास्किंग मतलब जो भी इस पोस्ट पर रिक्रूट होगा वो सारे काम करेगा, प्यून, दफ्तरी। हालांकि प्यून का जो जैसे जमादार का काम होता है, ये सब काम अब नहीं किया कराए जाते क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट हो गई है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है उससे कराए जाते हैं। तो अब जमादार का और ये सारे काम जो है रेगुलर स्टाफ नहीं करता। बाकी MTS से आप फराश का काम भी करा सकते हो और जेस्टेटनर ऑपरेटर जो अब तो नहीं होता लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी लगा सकते हो, मतलब उससे सारे काम करा सकते हो। और उसके लिए अब एग्ज़ाम भी होता है। पहले क्या होता है ऐसे ही रिक्रूटमेंट हो जाता था, लेकिन अब प्रॉपर 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्ज़ाम दे के आते हैं तो इससे वो क्वालिफाइड होते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बंदे की एब्सेंस में उसका काम दूसरा बंदा कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का फंक्शन। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। सही है स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, हमारे MPs जो होते हैं उससे चुनकर आते हैं, और MPs को कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुनी जाती है। पहले वो अपने MPs को चुनते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स, और वो मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये है आर्टिकल 74 का पार्ट। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एक्सरसाइज बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनको एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में जो होती है। और ये जो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बाइंडिंग होती है। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी होती है और माननी भी होती है। तो एक तरह से ये सारा जो कहते हैं डिसीजन मेकिंग होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, लेकिन उसको एक्सरसाइज किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम के थ्रू। सील ऑफ प्रेसिडेंट यूज़ होती है। ठीक है। आर्टिकल 74 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। यानी प्रेसिडेंट को क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट को सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बोल सकते हैं कि आप इस डिसीजन को रिकन्सिडर कर लो, एक बार फिर से सोच लो। अगर उन्होंने रिकन्सिडर के बाद भी सेम एडवाइस टेंडर की है तो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग इज आर अबाउट द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होती है, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री से कंसल्ट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, इकोनॉमिक मैटर्स टू बी कंसल्टेड विद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। 2, पर्सनल मैटर्स टू बी कंसल्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। 3, प्रपोजल कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बी कंसल्टेड विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। एंड 4, matters relating to proposals concerning the legislation to be consulted with Ministry of Law and Justice. Options are A1 and 4 only, B2, 3 and 4 only, C1, 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is B2, 3 and 4 only। यानी कि A statement economic matters to be consulted with Ministry of Finance is a wrong statement। एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ केसेस वेयर द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस आर रिक्वायर्ड। देखो बहुत सारी कंसल्टेशंस होती हैं लेकिन हमें सब जानने की जरूरत नहीं है। हमारा एग्जाम जो आएगा वो 6 तरह की कंसल्टेशन से हो जाएगा और 100% यही कंसल्टेशंस होंगी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो एक बार वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स जो जाएंगे वो इकोनॉमिक अफेयर्स के पास नहीं जाएंगे, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास जाएंगे। ठीक है। तो जब फाइनेंशियल आ जाए वहाँ फाइनेंस में जाना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पर्सनल मैटर कहाँ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी DOPT के पास जाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है। मैटर्स रिलेटेड टू proposals concerning legislation, the making of rules and orders, and preparation of important contracts to be entered into the by the government, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाएंगे। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कि रूल्स मेकिंग करेगी, ऑर्डर करेगी, तो रूल मेकिंग का काम किसका होता है, लॉ का, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के पास जाएगा। मैटर्स अफेक्टिंग इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस इंक्लूडिंग एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल मैटर्स आ गया, ट्रीटीज़ हो गई फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, सब कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाएगा। नेक्स्ट है प्रपोजल्स कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी आ जाएगा तो सीधा डोनर के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसे हम डोनर बोलते हैं।
6 इकोनॉमिक मैटर्स कहाँ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे नीति आयोग के पास। तो हमें किसका ध्यान रखना है, एक तो इकोनॉमिक मैटर्स कहाँ जाते हैं, वो नीति आयोग के पास जाएंगे। ठीक है, उसमें वो दे देंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक मैटर्स जाएंगे आपके नीति आयोग के पास, और फाइनेंशियल मैटर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। SOLDCE जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक मैटर्स का पूछा गया था, और मोस्टली लोगों ने गलत ही लगाया था। तो इसको ध्यान में रखना है। इससे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल मैटर फाइनेंस के पास जाएंगे, इकोनॉमी में कन्फ्यूजन होता है, और इकोनॉमिक मैटर्स नीति आयोग के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फॉर मैटर्स delegated to an authority within ministry, decisions are arrived at through noting from the initiating officer. 2. Sections are encouraged to develop and update tools of knowledge management for retention of knowledge and its transfer to the successors. 3. Legislative proposals and policy issues are the only decisions made by government. Options are A1 and 2 only, B1 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एक बार देख लेते हैं। फॉर मैटर्स डेलीगेटेड टू एन अथॉरिटी विद इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिसीजंस आर अराइव्ड एट थ्रू नोटिंग फ्रॉम द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन अ फाइल विच इज सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ सबमिशन। यानी डिसीजन कैसे लिया जाता है, नोटिंग के थ्रू, और नोटिंग कौन करता है, जो इनिशिएटिंग ऑफिसर करता है। अब उसमें जब एक इनिशिएटिंग ऑफिसर करता है, जनरली अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक फाइल नोट को इशू करता है, इनिशिएट करता है। अब उन्होंने नोट पे अपनी रिमार्क्स लिख दी, फिर वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाएगा, तो सेक्शन ऑफिसर उस पर अपनी रिमार्क्स जो भी ऐड करना होगा वो कर देंगे। उसके बाद वो अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो उसमें अपनी रिमार्क्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, मान लो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो वो क्या करेंगे, वो उस नोट को पढ़ेंगे। पहले उन्होंने क्या, डीलिंग असिस्टेंट ने क्या लिखा, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर ने क्या लिखा, और उसके बाद ब्रांच ऑफिसर यानी कि अंडर सेक्रेटरी ने क्या लिखा, तीनों के बेसिस पे उसके बाद वो डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। तो कहाँ से, किसके बेसिस पे लिया गया था, नोटिंग फ्रॉम द इनिशिएटिंग ऑफिसर और थ्रू चैनल ऑफ सबमिशन, क्योंकि चैनल के थ्रू जाएगा तो वो सबके रिमार्क्स उस पर मिलते चले जाएंगे। सेक्शन डेस्क आर एनकरेज टू डेवलप एंड अपडेट टूल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट टू डेवलप एंड इंस्टीट्यूशनलाइज अ पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, सेक्शन और डेस्क को किस चीज़ के लिए एनकरेज किया जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे क्या होगा, पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रिटेंशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स ट्रांसफर टू द सक्सेस। अब देखो, पर्सन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जब जो भी चीज़ें हम सेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी डीलिंग असिस्टेंट जिस चीज़ को डील कर रहा है, उस सारी चीज़ का एक प्रोसेस जो है वो पूरा एक बना के, एक फ्लो चार्ट और उसके बारे में डिटेल्स बना के रख देगा, एक अवेलेबल कर देगा। अब क्या होगा, पर्सन इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगर वो नहीं है हमारे पास, उसने डिटेल्स नहीं रखी हैं, और डीलिंग असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए बीमार पड़ गया, कोई मजबूरी हो गई, 2 महीने तक काम नहीं किया, तो कौन सा मैटर कहाँ पे डील हो रहा था और कैसे डील होता है, नए बंदे को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट का सिस्टम है और पर्सन इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने डेवलप कर रखा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, नया बंदा आएगा, उसको पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हम डील करते हैं, ऐसे ऐसे करनी है। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कुछ नए रिक्रूटमेंट्स हमारे पास आने थे। अब नए रिक्रूटमेंट जब आने हमारे डिपार्टमेंट में, तो उसमें हमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको मेडिकल के लिए भेजेंगे। ठीक है, आजकल तो मेडिकल भी पहले होने लग गया है, बाद में होने लग गया आने के बाद, तो हम उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उनको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे कि पुलिस उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन में। अब उसके बाद कुछ लोगों को हम, जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगी, उनको हम इशू कर देंगे ऑफर अपॉइंटमेंट। उसमें से उसके बेसिस पर कुछ लोग जो है हमारे आके ज्वाइन भी कर लेंगे। जो लोग ज्वाइन कर लेंगे उनमें से कुछ के हम मेडिकल सर्टिफिकेट के जो सबके हमने भेज दिए, कुछ के मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। अब वो डीलिंग असिस्टेंट इसको डील कर रहा है और बीमार हो गया 3 महीने के लिए, वो नहीं आ सकता। अब नया बंदा आएगा, नया बंदा देखेगा, उस सिस्टम में देखेगा, चेक करेगा कि क्या डिटेल है। उसने देखा अच्छा इतने लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उनको रिमाइंडर भेज देगा। अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद उसने देखा कि लिस्ट में कि अच्छा इतने लोगों ने जो है ऑफर अपॉइंटमेंट भेज दिया, उसमें से केवल इतने लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो उनको ऑफर अपॉइंटमेंट की देखेगा, डेट खत्म हो गई कि नहीं हो गई। अगर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग खत्म हो चुकी है तो उनको फिर से रिमाइंडर भेज देगा। और अगर जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनका पुलिस वेरिफिकेशन का देखेगा कि इनका पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, तो इस तरह से वो टेक ओवर कर लेगा केस को। ये टेक ओवर तभी हो पाएगा जब हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट डेवलप कर रखा होगा हमने। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर इट नीड्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट और द कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और इज विद इन द पावर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी। यानी कहाँ पर डिसीजन किस बेसिस पर लिया जाता है, या तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट का होगा। अगर हम कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसमें कि एक्ट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चलेगा। अगर
कैबिनेट कमेटी का रिलेटेड मैटर होगा तो वहाँ पे जाएगा, और अगर छोटा मैटर होगा तो सेक्रेटरी के लेवल पर ही या मिनिस्टर के लेवल पे ख़त्म हो जाएगा। द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट कैटेगराइज एज अंडर लेजिस्लेटिव प्रपोजल, पॉलिसी इशूज़ और अदर देन लेजिस्लेटिव प्रपोजल और पॉलिसी इशूज अंडर द डेलीगेट पावर ऑफ द मिनिस्ट्री। अब लेजिस्लेटिव प्रपोजल क्या होंगे? वो होंगे जो कि पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए होगा। पॉलिसी इशूज़ होंगे वो कैबिनेट कमेटी के पास जाएंगे, और जो हमारी मिनिस्ट्री के पावर के अंदर होंगे तो हम मिनिस्ट्री के लेवल पर ही सॉल्व हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव मैटर प्रपोजल दैट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट और द कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी। जो हमारा पार्लियामेंट या कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा उस मैटर में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ब्रेन स्टॉर्म विद इन द डिपार्टमेंट, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या पॉलिसी बनानी है। कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और स्टेट गवर्नमेंट और एंड अदर डिपार्टमेंट विद इन द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी अदर स्टेक होल्डर है उनसे हम डील करेंगे। सपोज हम मान लो कि अगर हम SC/ST के लिए बना रहे हैं तो नेशनल कमीशन ऑफ SC से करेंगे, उनकी ओपिनियन भी लेंगे। अगर हम कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बना रहे हैं तो जैसे फिक्की है, हमारा चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी ओपिनियन लेंगे। तो जो भी स्टेक होल्डर है वो उनसे लेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट उनकी ओपिनियन लेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल और पॉलिसी इशू, अब उसके बाद हम अपना प्रपोजल या पॉलिसी इशू को बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? हम इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन लेंगे। ठीक है, जो मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व होंगी। सपोज हमारा जो मैटर है इन्वॉल्व है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और उसमें हम वुमन और चाइल्ड की एजुकेशन पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ वुमन और चाइल्ड के पास ही भेजेगी कि ये हमारा प्रपोजल है। तो उनका जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हो गया ये। ठीक है, इसके बाद जाएगी ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट और द कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अब हम कैबिनेट के पास भेज देंगे। इंट्रोड्यूस द बिल इन द पार्लियामेंट वेयर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज नीडेड। अब इसमें कोई पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व है और इसके लिए हमें एक्ट पास करना पड़ेगा, तो फिर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का अप्रूवल ले लेंगे। एंड ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और हमें पता है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो उसे एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है। तो उसके बाद क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेज दिया जाएगा। Question number 14. Which of the following is correct about the receipt of DAC? 1. All DAC including those addressed in the name of minister be received in the Central Registration Unit यानी CRU. 2. If an officer is on leave from the post, the link officer dealing with the subject will receive the DAC with urgency grading except in case of confidential letters. 3. In no case immediate and or important letters should be undelivered or returned by the department. 4. DAC with urgency grading addressed to the minister's officers by name is sent through special messenger directly to the addressee themselves. Options are A 1 and 2 only, B 1 only, C 1 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. रिसीट ऑफ डाक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। सबसे पहले हम रिसीट ऑफ डाक को डिस्कस करेंगे। ऑफिस आवर्स में क्या ट्रीटमेंट होता है। ऑल डाक इंक्लूडिंग दोज एड्रेस टू मिनिस्टर्स ऑफिसर्स बाय नेम विल बी रिसीव्ड इन CRU IFC। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या है, क्योंकि डाक में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, कभी ऑफिस आवर्स के अंदर, कभी ऑफिस आवर्स के बाहर, कभी प्रायोरिटी मार्किंग कर रखी है, कभी अर्जेंट मार्किंग कर रखी है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस आवर्स की। तो ऑफिस आवर्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑल डाक इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स ऑफिसर बाय नेम विल बी रिसीव्ड इन CRU। तो सबसे पहले डाक जो रिसीव कहाँ होगी? ऑफिस आवर्स में अगर आती है तो CRU में आपके, या फिर IFC इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर में रिसीव होगी। हाउएवर डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग एड्रेस टू द मिनिस्टर ऑफिसर बाय नेम इज सेंड थ्रू स्पेशल मैसेंजर डायरेक्टली टू द एड्रेसी देमसेल्व्स। अगर उस पर अर्जेंसी ग्रेडिंग है और नेम है, ठीक है, दो कंडीशंस हैं, तो फिर क्या होगा? सेंड थ्रू स्पेशल मैसेंजर डायरेक्टली टू द एड्रेसी देमसेल्व्स। यानी अगर एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को अर्जेंसी ग्रेडिंग की डाक भेजती है, मिनिस्टर को या ऑफिसर को, तो क्या करेंगे? वो अपना मैसेंजर भेजेंगे, वो बाई पोस्ट नहीं भेजेंगे, मैसेंजर भेजेंगे जो कि डायरेक्ट उनको खुद डिलीवर करके आएगा बाई हैंड। इट विल बी रिसीव्ड बाई देम और देयर पर्सनल स्टाफ। ठीक है, ऑफिसर खुद ले लेगा या फिर पर्सनल स्टाफ उसको रिसीव करके ऑफिसर के पास हैंड ओवर कर देगा। तो ऑफिस आवर्स की अगर बात की जाए तो क्या करेंगे? हम सारी डाक जो है वो CRU और IFC में रिसीव होंगी, लेकिन अर्जेंसी ग्रेडिंग की डाक और मिनिस्टर या ऑफिसर को मार्क होंगी, वो स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भेजी जाएंगी और पर्सनल स्टाफ या फिर ऑफिसर खुद उसको रिसीव करेगा। इफ़ ऑफिसर कंसर्न इज नॉट अवेलेबल टू रिसीव द डाक विद द अर्जेंसी ग्रेडिंग। ठीक है, अब अर्जेंसी ग्रेडिंग की डाक आई, ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। इन केस एन ऑफिसर इज ऑन लीव, ट्रेनिंग, टूर, रिटायर्ड,
transferred from the office post the successor, the personal staff concerned, the link officer, the officer below such retired transferred officer concerned dealing with the subject will receive the डाक with urgency grading except in case of confidential letters। यानी कि अगर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है डाक को रिसीव करने के लिए, डाक अगर आती है अर्जेंसी ग्रेडिंग की, तो उसका क्या होगा? ऑफिसर सब कुछ लीव पर है या ट्रेनिंग पर गया हुआ है, टूर पे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं जब तक डाक आई, ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? सक्सेसर होगा, जो दूसरा ऑफिसर उसकी जगह पर आया होगा वो रिसीव करेंगे, या फिर पर्सनल स्टाफ रिसीव करेंगे, या फिर लिंक ऑफिसर जो उनकी जगह काम को देख रहा है वो करेंगे, या फिर बिलो लेवल का ऑफिसर भी रिसीव कर सकता है जो कि उस मैटर को, सब्जेक्ट मैटर को डील कर रहा है, जिस मैटर से रिलेटेड वो डाक है, तो वो भी खोल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अगर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो क्या जूनियर ऑफिसर उसको खोल सकता है? यस, जूनियर ऑफिसर जो बिलो लेवल का है वो खोल सकता है अगर वो उस मैटर को डील कर रहा है। विल रिसीव द डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियल लेटर। लेकिन कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैं उनको कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। इन केस नन ऑफ द ऑफिसर आर इन पोजिशन CRU विल रिसीव सच लेटर्स। अगर इनमें से कोई भी पोजीशन में नहीं है तो फिर CRU के पास चली जाएगी, क्योंकि अर्जेंट वाली हमने देखा क्या, स्पेशल मैसेंजर के थ्रू डायरेक्ट ऑफिसर को जाती है। लेकिन और ऑफिसर अवेलेबल नहीं है और कोई ये इनकम्बेंट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर CRU के पास चली जाएगी। यहाँ पॉइंट टू नोट क्या है, इन नो केस इमीडिएट और इम्पोर्टेंट लेटर शुड बी अनडिलीवर्ड और रिटर्न बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कह के आप लेटर को नहीं लौटा सकते हो कि ऑफिसर पोजीशन में नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट या इमीडिएट लेटर है उनको रिसीव करना पड़ेगा। कोई नहीं होगा तो CRU तो होगा ही होगा, वहाँ तो रिसीव हो ही जाएगा। तो इन दोनों की अगर हम समराइज़ करेंगे फिर से देख लेते हैं कि सारी डाक जो है वो CRU और IFC में होती हैं, लेकिन अर्जेंसी ग्रेडिंग की जो होती हैं और जो भाई नए एड्रेस होती हैं वो उस ऑफिसर को या मिनिस्टर को डायरेक्ट जाती है, जिसको पर्सनल स्टाफ रिसीव करता है और उसको स्पेशल मैसेंजर के थ्रू भेजा जाता है। अब स्पेशल मैसेंजर जब देने आता है उसको पता चलता है कि ऑफिसर वहाँ पर है ही नहीं, इन पोजीशन ही नहीं है, ना वो लीव पर ट्रेनिंग पर कहीं भी गया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो उसकी काम देख रहा है वो उसको दे देंगे, वो नहीं है तो पर्सनल स्टाफ को दे देंगे, लिंक ऑफिसर को दे देंगे या बिलो लेवल के ऑफिसर को भी दे देंगे, सब्जेक्ट मैटर में डील कर रहा है। अगर कोई भी नहीं है तो CRU इस मैटर को देखेगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियल लेटर ऐसे हर किसी को हैंड ओवर नहीं किए जाते। और इमीडिएट डाक जो कहीं ना कहीं तो रिसीव करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अनडिलीवर लौटा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिसीट ऑफ डाक। रिसीट ऑफ डाक के बारे में एक और क्वेश्चन। 1, outside the office hours, डाक will be received by the addressee himself at his residence. 2, the officer may be informed in advance over telephone about the डाक being delivered at his residence. 3, if a डाक not marked urgency immediate grading outside the office hours, it may be handed over to the night duty clerk of the department concerned. Options are A1 and 2 only, V1 only, C1 and 3 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लेते हैं, डाक आउटसाइड द ऑफिस आवर्स। पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था डाक इन ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स का हमने प्रोसेस देख लिया था। अब ऑफिस आवर्स के बाद अगर डाक आती तब क्या करेंगे? अब इसमें दो कैटेगरी हैं, इफ मार्क्ड इमीडिएट एंड एड्रेस बाई नेम, जो हमने पहले भी देखा था कि इमीडिएट और एड्रेस बाई नेम है, और दूसरा इन ऑल अदर केस डाक विल बी रिसीव्ड आउटसाइड ऑफिस हाउस बाय, ठीक है, और अदर केसेस है तो क्या होगा? तो इमीडिएट केसेस में देख लेते हैं, और एड्रेस बाई नेम आउटसाइड द ऑफिस हाउस द डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेजिडेंस, ठीक है। अब इमीडिएट डाक आई हुई है तो उसको उसे घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इमीडिएट डाक है, उसको मैसेंजर के थ्रू भेजा जाता है तो मैसेंजर को घर भेज दिया जाएगा, तो घर से रिसीव कर लेंगे। इन सच केसेस द ऑफिसर विल नॉर्मली बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस ओवर टेलीफोन अबाउट द डाक बीइंग डिलीवर्ड एट हिज रेजिडेंस, ठीक है। ऑफिसर को पहले फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ पर एक डाक भेजी जा रही है, आप उसे प्लीज़ रिसीव कर लीजिए। इन ऑल अदर केसेस क्या होगा, किसको दी जाएगी? ऑफिस आवर्स खत्म हो गए तो इमीडिएट नहीं है, उसमें कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं है, नाम से भी एड्रेस नहीं, तो क्या करें, नाइट ड्यूटी क्लर्क को दे देंगे। डिपार्टमेंट में जो भी नाइट ड्यूटी क्लर्क होगा उसको हैंड ओवर कर दी जाएगी। वेयर नो सच अरेंजमेंट एग्जिस्ट बाय द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न टू रिसीव सच डाक। अगर नाइट ड्यूटी क्लर्क नहीं होता तो हर मिनिस्ट्री क्या होती है, ऑफिस आवर्स के बाद भी डाक को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट रखती है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको भेज दे दी जाएगी। इन अदर केसेस सच डाक विल बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। और अगर ये भी नहीं है तो डिपार्टमेंट ने जो कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, क्योंकि कोई ना कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन तो होगा ही इसके रिगार्डिंग, अगर डाक अगर ऑफिस आवर्स के बाद आती है क्या होगा, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा। तो इसको अगर हम समराइज करें शॉर्ट में, तो अगर इमीडिएट और नॉर्मल डाक को हटा दें तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल है डाक को रिसीव करने के लिए उसको हैंड ओवर कर दो, ठीक है। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होंगे जो भी ऑफिसर वहाँ पे होगा ऑफिशियल, उसको दे दी जाएगी। अगर इमीडिएट है तो क्या किया जाएगा, तो फिर उसको घर पे जाके डिलीवर करो, उसको फ़ोन पे एडवांस में
इन्फॉर्म कर दो कि हम डाक को आपको भेज रहे हैं। तो ये एकदम अब सिंप्लीफाई हो गया। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिकेशन रिसीव्ड टू अ मिनिस्टर्स ऑफिसर्स थ्रू ईमेल्स कैन बी डाउनलोडेड बाय कंसर्न मिनिस्टर्स ऑफिसर्स ओनली। यानी कि अगर कोई कम्युनिकेशन डाक फिजिकल नहीं आई है, वो ईमेल के थ्रू आई है, तो उस ईमेल को डाउनलोड कौन करता है? मिनिस्टर या ऑफिसर खुद ही करता है, या फिर वो किसी और से करा सकता है। ऑप्शन सारे ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स, गलत है स्टेटमेंट। Communication received through emails in the department. They will be downloaded centrally by the department via designated person who will forward the same to the central registry. और जो ईमेल आते हैं डिपार्टमेंट को, उसमें क्या होता है कि एक CRU में ही वो एक ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देते हैं ईमेल्स को डाउनलोड करने के लिए। वो उनको डाउनलोड करेगा और फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल रजिस्ट्री के पास। Such communication addressed to the minister's officer will be डाउनलोडेड बाय देम और देयर पर्सनल स्टाफ। अब इसमें दो कैटेगरी हो गई। एक तो नॉर्मल ईमेल आया हुआ, तो उसमें क्या करेगा, जो डेजिग्नेटेड बंदा होगा वो उसको डाउनलोड करेगा और CRU को भेज देगा। CRU उसको फॉरवर्ड कर देगी उस डिपार्टमेंट में जो भी हो। जैसे फिजिकल करते हैं ऐसे ही उस ईमेल को भी फॉरवर्ड कर देगी। अगर मिनिस्टर ऑफिसर को भाई नेम आया हुआ है, तब क्या करेंगे, उनको भेज दिया जाएगा डायरेक्ट, और उनका पर्सनल स्टाफ कर सकता है और खुद कर सकता है। और क्वेश्चन में क्या था कि ऑफिसर हिमसेल्फ ओनली, नहीं, ऑफिसर ने पर्सनल स्टाफ को भी परमिशन होती है, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और को परमिशन नहीं होती है अगर ईमेल बाई नेम आया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 17, CRU इज द इनिशियल सोर्स ऑफ रिसीट ऑफ डाक इन अ डिपार्टमेंट। ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर ए ट्रू। देख चुके हैं पीछे कई बार, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। ठीक है, अब एक बार हम फ्लोट चार्ट देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ डाक और रिसीट जो आती है CRU के पास। इनिशियल सोर्स ऑफ डाक क्या होता है? रिसीव्ड इन इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, यानी IFC CRU। सबसे पहले IFC CRU में जाती है, उसके बाद डाक कहाँ जाती है? सेक्शन में जाती है। सेक्शन क्या करेगा? ब्रांच ऑफिसर के पास भेज देगा, ठीक है, डिस्कशन के लिए कि हमें इस मैटर पर डिस्कस करना है। डिविजनल हेड, उसके बाद जाएगी डिविजनल हेड बेस्ड ऑन द डेलीगेशन ऑफ पावर्स द केस में बी सबमिटेड टू मिनिस्टर और मे नीड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। ठीक है, जहाँ भी जिस भी हाई लेवल तक के लिए डील करता हुआ मैटर को वहाँ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन। डिसीजन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा सेक्शन एज कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद सेक्शन के पास चली जाएगी रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो डाक जब जाती है तो सेक्शन के पास, फिर ब्रांच ऑफिसर को सेक्शन ऑफिसर भेजेगा, ब्रांच ऑफिसर डिसीजन के लिए भेजेगा, जब वो किस पर ये डिसीजन ले लो, उसके बाद कम्युनिकेशन जो है सेक्शन को भेज दिया जाएगा रिकॉर्ड रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन ई फाइल ऑल फिजिकल डाक विल बी रिसीव्ड थ्रू ई ऑफिस इन द रिसीट इनबॉक्स ऑफ रिसीट सेक्शन। ऑप्शन आर ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। ठीक है, फिजिकल डाक जो होती है ई ऑफिस में, वो रिसीट इनबॉक्स में रिसीव होती है, हमें पता है। दो तरह के इनबॉक्स होते हैं ई ऑफिस में, एक रिसीट इनबॉक्स होता है, एक फाइल इनबॉक्स होता है। रिसीट इनबॉक्स में क्या होता है, जो भी डाक आती है वो रिसीट इनबॉक्स में आती है। डीलिंग ऑफिसर जो होता है उसमें से देखता है रिसीट किससे परटेन करती है, किस मैटर से। उसके बाद वो उस फाइल उस डाक को, यानी जो रिसीट बन जाती है, जब वो डायराइज होकर उनके पास आ जाती है, उस रिसीट को जिस फाइल से डील करना होता है मैटर, उस फाइल के साथ अटैच कर देते हैं, उसके साथ नोटिंग कर देते हैं, और नोटिंग के साथ साथ जो है वो उसको आगे ऑफिसर को भेज देते हैं। और जब ऑफिसर से डिसीजन कन्वे होकर वापस आता है, तब वो फाइल में होकर आती है, तो फाइल में आती है फाइल इनबॉक्स में। अब वो रिसीट इनबॉक्स में नहीं आएगी, क्योंकि अब वो फाइल में लग चुकी है। और जब रिसीट को एक बार फाइल में अटैच कर देते हैं, तो फिर वो रिसीट इनबॉक्स से गायब हो जाती है। जस्ट लाइक फिजिकल फाइल, आपके पास एक फिजिकल रिसीट आई, आपने उसको फाइल में अटैच कर दिया, तो अब वो फाइल में चली गई, अब वो रिसीट वाले फोल्डर में आपकी वजह से खत्म हो गई, क्योंकि एक ही जगह हो सकती है। ऐसे ही इसमें भी होता है। और जब फाइल के साथ मूव होगी, तो फाइल के साथ वो फाइल इनबॉक्स में आएगी। तो दो इनबॉक्स होते हैं, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वो फिजिकल डाक की बात कर रहे हैं। तो डाक जब आएगी तो रिसीट बन के आती है, तो रिसीट इनबॉक्स में आएगी। In e-file, all physical DAC, irrespective of whether the department is working in physical or electronic mode, will be received through e-office in the receipt inbox of the receipt section. अगर फिजिकल डाक भी आती है, तो अगर उस डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग का प्रोसेस चालू है, तो CRU उस फाइल को स्कैन करेगा, स्कैन करके सेक्शन को भेजेगा, या फिर वो सेक्शन के पास भेज देगा। सेक्शन में जो क्लरिकल स्टाफ होगा वो उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके सेक्शन ऑफिसर के पास भेजेगा। सेक्शन ऑफिसर उसको मार्क करेंगे, जिस भी ऑफिसर को जो करना होगा डीलिंग ऑफिसर को, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो कुल मिला के फिजिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कैसी भी हो, अगर आपके यहाँ पे ई ऑफिस स्टार्ट है, ई फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट है, तो आपको रिसीट इनबॉक्स में ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्क्रूटिनी ऑफ डाक। अब स्क्रूटिनी की बात कर लेते हैं। 1, डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर डाक एंड डेल्ट इन द एंड। 2, all covers including those bearing a security grading will be opened by the CRU IFC. 3, on opening of DAC, the IFC will check enclosures and indicate on the DAC. 4, the entire DAC is sorted out section wise only.
ऑप्शंस आर ए 1 and 2, 1, 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 1, 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is B 3 only। यानी कि केवल 3 स्टेटमेंट चाहिए, बाकी के 1, 2 and 4 स्टेटमेंट गलत हैं। अब स्क्रूटनी के बारे में एक बार देख लेते हैं। डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर डाक एंड डेल्ट विद द फर्स्ट। यानी कि अर्जेंसी ग्रेडिंग की डाक होगी, इसको अलग कर देंगे अदर डाक से और सबसे पहले उसको डील करेंगे। और क्वेश्चन में क्या था, एंड में डील करते हैं, इसलिए गलत था। सेपरेट वाला पॉइंट ठीक था, लेकिन एंड में डील करते हैं इसलिए वो गलत था। सबसे पहले डील करेंगे। ऑल कवर्स एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू मिनिस्टर्स ऑफिसर बाय नेम और दोज बेयरिंग सिक्योरिटी ग्रेडिंग विल बी ओपनड बाय CRUIFC। ठीक है, अगर वो लेटर सिक्योरिटी ग्रेडिंग यानी इसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है या फिर ऑफिसर के नाम से, उसको छोड़ के CRU सारे लेटर्स को एनवेलप को खोल के लेटर्स को देख के किससे मैटर डील करता है उनके ऊपर भेज देता है। ऑन ओपनिंग ऑफ डाक द CRUIFC विल चेक एनक्लोजर एंड इंडिकेट ऑन द डाक इफ़ एनी आइटम फाउंड मिसिंग। ठीक है, CRU जब देखता है उसमें लेटर में वो पढ़ेगा, वो देखेगा इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे 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 करके, और आई एम एनक्लोजिंग द प्रीवियस रेफरेंस प्रीवियस लेटर, और वो लेटर उसमें मिसिंग है तो उसमें इंडिकेट करेगा इसमें प्रीवियस रेफरेंस इंडिकेट जो है वो मिसिंग है। तो उनका काम देखना होता है कि इंक्लोजर है कि नहीं। ऑल ओपन डाक एज वेल एज द कवर्स ऑफ अनओपन क्लासिफाइड डाक विल बी डेट स्टैम्प्ड एज एंटर। ठीक है, जो डाक खोली जाएगी उस पर एक स्टैम्प लगाई जाएगी, ठीक है, जिस पर कि डिपार्टमेंट का नाम होता है। IFC का जो एक नंबर देती है, हर रिसीट को एक नंबर देती है डाक को, वो नंबर मेंशन किया जाएगा। तो ऑल ओपन डाक, और जो डाक ओपन नहीं की जा सकती, जो क्लासिफाइड डाक है, उसके एनवेलप के ऊपर स्टैम्प लगा दी जाएगी। उसकी जो नंबर जनरेट किया जाएगा वो एनवेलप के ऊपर ही कर दिया जाएगा। ये इसका स्पेसिमेन है जो रबर स्टैम्प लगाई जाती है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ रिसीव्ड ऑन। ठीक है, कहाँ से रिसीव हुई है, CRUIFC रजिस्ट्रेशन नंबर, दो चीज़ें उसमें रहती हैं। द एंटायर डाक इज सॉर्टेड आउट सेक्शन वाइज ऑफिसर वाइज इफ एड्रेस बाय नेम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था कि ओनली सेक्शन वाइज, नहीं सेक्शन वाइज नहीं, अगर वो सिर्फ मैटर से सब्जेक्ट मैटर से डील करती है लिखा हुआ है तब तो सेक्शन वाइज होगी, और अगर वो ऑफिसर के नाम से एड्रेस है तो एड्रेस बाय नेम। तो दो तरह से होती है, हमने देख लिया था कि ऑफिसर के नाम वाले एनवेलप को अलग कर लेते हैं और बाकी को खोल लेते हैं, तो दो कैटेगराइजेशन हो गई। टू फैसिलिटेट दिस द CRU शैल कीप an up-to-date list of allocation of the subject to various section officers issued by the ministry department। अब CRU कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर कहाँ डील होता है, उसके पास एक अप टू डेट लिस्ट रहेगी कि कौन कौन सा जो बिजनेस अलोकेट किया है किस सेक्शंस को या ऑफिसर को, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उस ऑफिसर या सेक्शन के पास रिसीट को भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिसीट नंबर जनरेटेड ड्यूरिंग स्क्रूटिनी ऑफ डाक। जो रिसीट नंबर जनरेट होता है उसका रिलेटेड स्टेटमेंट है। 1, रिसीट नंबर जनरेटेड कैन बी एडिटेड बाय ब्रांच ऑफिसर ओनली। 2, it is also appended with branch code for easy identification. 3, date and time stamp of receipt generation is maintained in the system. 4, it is not available with the receipt in electronic mode. Options are A 1 and 2 only, B 3 only, C 1, 3 and 4 only, D all of the above, and the right answer is B 3 only। यानी 1, 2, 4 गलत है यहाँ पर भी। एक बार देख लेते हैं। द रिसीट नंबर जनरेटेड इज यूनिक एंड इज नॉन एडिटेबल। सबसे पहले तो रिसीट नंबर को चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हुआ था बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं कर सकता। रिसीट नंबर एक बार जनरेट हो गया तो जनरेट हो गया। इट इज़ ऑल्सो अपेंडेड विद सेक्शन कोड फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ अपेंड क्या करते हैं, सेक्शन कोड। उसमें क्या था, ब्रांच कोड। ब्रांच कोड नहीं, सेक्शन वाइज मैटर डील होता है तो सेक्शन कोड के साथ होगा। डेट एंड टाइम स्टैम्प ऑफ रिसीट जनरेशन विच इज मेंटेन इन द सिस्टम। ठीक है, डेट एंड टाइम स्टैम्प किया जाएगा रिसीट के टाइम पे सिस्टम में जब जनरेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो विद द ई रिसीप्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, उसमें भी ये चीज़ें अपने आप जनरेट जो है होती हैं। तो हमारा लास्ट वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत था। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। डाक के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। डाक शुड बी रजिस्टर्ड एट द एंट्री लेवल सो एज टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी पेपर रिसीव्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। 2, फिजिकल डाक इन ट्रांजिशन मोड नीड नॉट टू बी स्कैंड। 3, the CRUIFC is allowed to maintain more than one registers for generation of DAC. Options are A 1 and 2 only, B 1 only, C 1, 3 and 4 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी कि सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। एक बार देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक।
डाक शुड बी रजिस्टर्ड एट द एंट्री लेवल सो एज टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी पेपर रिसीव्ड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ठीक है, डाक का रजिस्ट्रेशन कब होता है? एंट्री लेवल पर पहले ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जब पेपर मिसिंग ना हो जाए उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? एक बार डाक रजिस्टर हो गई और आपने सारे पेपर्स को चेक कर लिया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई कि आपने पेपर को रिसीव किया, सारे पेपर ओके हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इसलिए रजिस्ट्रेशन जो होता है पहले ही हो जाता है एंट्री लेवल पर ही। CRU शुड बी स्ट्रेंथन विद रिसोर्सेज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक एट द एंट्री लेवल। CRU को करना होता है इसलिए उसके पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। CRU शुड हैव रजिस्टर्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू रजिस्टर डाक। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है रजिस्टर में जिसमें डाक ली जाती है, कौन सी डाक है, कहाँ से आई है, डिपार्टमेंट का नाम है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, डेट क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, सब कुछ जो है लिखा रहता है, वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है। द CRU IFC विल मेंटेन वन और मोर रजिस्टर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, CRU एक रजिस्टर भी मेंटेन कर सकता है और एक से ज़्यादा रजिस्टर भी मेंटेन कर सकता है। जैसे एक अर्जेंट फाइल्स के लिए कर सकता है, ठीक है, एक जो है क्लासीफाइड रिसीट हुई उनके लिए कर सकता है। जैसे भी डिपार्टमेंट का प्रोसेस है जो गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा रजिस्टर मेंटेन करने के लिए अलाउड होता है CRU को। अब रजिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन देखो 3 मोड में हो सकता है। फिजिकल मोड में डाक आई या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आई या ट्रांजिशन मोड में आई। तो कैसे फिजिकल मोड में डाक आई, हमने प्रोसेस को देख लिया, फिजिकल मोड में आएगी, स्टैंप लगा देंगे और हो गई रजिस्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में 2 तरह की डाक हो सकती है। एक फिजिकल डाक यानी फिजिकल कॉपी जो थी उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फिजिकल को स्कैन करके कॉपी आई आपके पास। तो फिजिकल डाक को कैसे करोगे? पहले स्कैन करोगे, स्कैन करके सेव एज ए सिंगल PDF डॉक्यूमेंट एंड रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद उसको ऑफिस में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। ये हो गया फिजिकल फाइल का फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब इलेक्ट्रॉनिक डाक आई, ठीक है, उसमें क्या होता है ऑफिस सिस्टम अपने आप ही उसका रजिस्ट्रेशन कर देता है जैसे आपके पास आती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड का। अब तीसरा होता है ट्रांजिशन मोड। ट्रांजिशन मोड में क्या है कि फिजिकल डाक आपके पास आई, ठीक है, फिजिकल डाक आएगी तो कैसे करोगे आप उसको? नो नीड टू स्कैन। ट्रांजिशन मोड क्या होता है? तो नो नीड टू स्कैन, एंटर मेटा डेटा एंड रजिस्टर द डाक। आप उसको मेटा डेटा पे रजिस्टर करोगे और जो है रजिस्टर कर दोगे। राइट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन फिजिकल रिसीट, और उस फाइल को जो है फिजिकल रिसीट में उसका जो नंबर डाल दोगे। जैसे हम फिजिकल में डालते थे ऐसे ही मेटा डेटा का नंबर जो है डाल दोगे। मेटा डेटा क्या होता है अभी आगे आएंगे, हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी मेटा डेटा वर्ड होगा वो ट्रांजिशन मोड की फाइल होगी या ट्रांजिशन मोड का रजिस्ट्रेशन होगा तो मेटा डेटा का यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या होगा, आप उसका प्रिंट आउट लोगे, ठीक है, एंटर मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा एंटर करोगे, रजिस्टर करोगे और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिजिकल रिसीट पर कर दोगे। तो जो होता है हमारा ट्रांजिशन मोड होता है उसमें जो है फिजिकल कॉपी पे ही नंबर लिखा जाता है। तो फिजिकल कॉपी अगर आएगी तो फिजिकल कॉपी पे नंबर लिख देंगे मेटा डेटा की एंट्री करके। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आती है उसका प्रिंट आउट लेके आपको कर देना होता है, मेटा डेटा का नंबर डालना होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिशन को कंपेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का जस्ट उल्टा है जो ट्रांजिशन मोड है। फिजिकल की तो बात छोड़ दो, फिजिकल तो फिजिकल है, फिजिकली डील हो जाएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांजिशन मोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या करते हैं, फिजिकल फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइल तो आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक आई हुई है, आप फिजिकल फाइल को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब उसको रजिस्टर करोगे। और ट्रांजिशन मोड में क्या होता है, उल्टा होता है, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक डाक को भी फिजिकल डाक में कन्वर्ट कर लेते हो, उल्टा कर लेते हो। अगर फिजिकल आई फिर तो कोई बात ही नहीं है, मेटा डेटा एंट्री की और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक रहेगी तो आपको उससे पहले फिजिकल बनाओगे। फिजिकल कैसे बनाओगे, उसको प्रिंट आउट लोगे और प्रिंट आउट लेके जब वो फिजिकल बन जाएगी तो मेटा डेटा में एंट्री करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मोड। तो मेटा डेटा में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स जो वो एक हमारे पास क्लाउड टाइप का होता है जिसमें कि हम सारी एंट्रीज की जाती है जितनी भी डाक आपको रिसीव होती हैं और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है जिसकी हम एंट्री कर देते हैं। इसको और डिटेल में आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डाक नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड बाय CRU इन द डाक रजिस्टर। कौन से केसेस में जबकि CRU को डाक को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। 1, रिसीव्ड विच एज ए क्लास आर adequately taken care of by a separate register specially devised for the purpose. 2, communication received from members of parliament for which a separate register is maintained for watching their disposal. 3, copies of miscellaneous circulars, office memorandum, extracts etc. circulated by any section for general information. Options are A1 and 2 only, B1 only, C1, 3 and 4 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। ऑल डाक नीड टू बी रजिस्टर्ड एट द एंट्री लेवल एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारी डाक को करते हैं। अब ये हम वो केसेस डिस्कस कर रहे हैं जबकि हमें उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। कौन सा है,
received which as a class are adequately taken care of by a register specially devised for the purpose. एग्जाम्पल टेलीफोन बिल, ठीक है, तो टेलीफोन बिल की हम रिसीट की एंट्री नहीं करते, टेलीफोन बिल का कहते हैं टेलीफोन रजिस्टर अलग से मेंटेन कर लेते हैं जिसमें सारे बिल्स की एंट्री होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की हम अलग से कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको हमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री कर देते हैं। कम्युनिकेशन रिसीट फ्रॉम एमपीज, तो एमपी से कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेपरेट रजिस्टर इज मेंटेन्ड फॉर वॉचिंग दियर डिस्पोजल, तो सेपरेट रजिस्टर होता है जिसमें कि उसको डील किया जाता है। आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एक्सेप्ट द वन रिसीव्ड फर्स्ट अनलेस द डायरेक्शन रिमार्क्स आर रिकॉर्डेड बाय द सीनियर ऑफिसर। अब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन एक आई है, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने डिपार्टमेंट में की हुई है, डिप्टी सेक्रेटरी को भी मार्क की हुई है और जॉइंट सेक्रेटरी की हुई है और एडिशनल सेक्रेटरी को भी की हुई है, तो 3 आई हुई हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ हैं। तो उसमें जो एक कॉपी है जिसको हम उसकी एंट्री कर देंगे, बाकी सबको मार्क कर देंगे, +1 +2 कर देंगे, सबकी अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर डिपार्टमेंट ने कोई अलग से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं कराए हैं तो। कैजुअल लीव एप्लीकेशंस, कैजुअल लीव की एप्लीकेशन की कहीं भी कोई एंट्री नहीं होती, यहीं पर क्वेश्चन फंसेगा। इस क्या कैजुअल लीव एप्लीकेशन आपको रिसीव होती है तो क्या आप उसकी एंट्री करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, नहीं करोगे। कॉपीज ऑफ मिसलेनियस सर्कुलर ऑफिस मेमोरेंडम एक्सेट्रा सर्कुलेटेड बाय एनी सेक्शन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल ऑर्डर्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन, टेलीफोन लिस्ट, नोटिस ऑफ हॉलीडेज, टूर प्रोग्राम्स। कोई ऐसा मेमोरेंडम जो इशू हुआ है जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आपको एड्रेस नहीं है, कोई उस पर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, इस पर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं बनती है, सिंपल फॉर इन्फॉर्मेशन है, उसकी एंट्री नहीं करनी होती है। एनी अदर कैटेगरी ऑफ रिसीट विच अंडर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द रजिस्टर्ड, कोई और मैटर है जिसको लेकर डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो द CRU FIC विल मेंटेन 1 और मोर रजिस्टर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, CRU जितना भी इसको लगता है मैटर्स के हिसाब से रजिस्टर्स जो है मेंटेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक। ठीक है, डाक के एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, ऑर्डिनरी पोस्टल डाक विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द रेसिपिएंट इन द डिपार्टमेंट विद इन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिसीट। B, the dark receipt through email should not be encouraged. C, both A and B. D, none of the above. And the right answer is D, none of the above. And दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एक बार देख लेते हैं। Acknowledgement of dark. The receipt of dark including files from other department except ordinary postal dark will be acknowledged by the recipient in the department by signing in ink in full in the messenger peon book with name, date and designation. तो सारी डाक की एंट्री होती है एक्सेप्ट ऑर्डनरी डाक, पोस्टल डाक। ऑर्डनरी यानी वो लेटर जो आता है पोस्ट के थ्रू, उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं किया जाता सबसे पहले। और क्वेश्चन क्या था कि 1 month के अंदर किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑर्डनरी डाक का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है। अदर डाक होंगी सबका किया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा। क्या करेंगे आप, फुल सिग्नेचर करोगे, आप उसमें इनिशियल्स नहीं मारोगे। कई बार रिसीट्स में आप इनिशियल कर देते हो, इनिशियल नहीं फुल करोगे। मैसेंजर पियोन की जो बुक होती है, देखो पियोन का एक स्पेसिमेन भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें डेट होती है, रेफरेंस नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है और फुल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर इसमें डाल दिया जाता है, वो रेफरेंस नंबर आपकी डाक पे भी लिखा होता है। आप रेफरेंस नंबर से मैच कर सकते हो कि यही रेफरेंस नंबर की फाइल आपको मिली हुई है, और उसके बाद आप साइन जो है कर देते हो। द डाक रिसीट थ्रू ईमेल शुड बी एक्नोलेज। ठीक है, ईमेल के थ्रू डाक आती है, वो भी एक्नोलेज होनी चाहिए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इन ई फाइल एक्नोलेजमेंट ऑफ अ डाक इज ऑटोमेटिकली डन बाय द सिस्टम थ्रू SMS। ठीक है, ई फाइल में जो होता है वो ऑटोमेटिकली SMS के थ्रू हो जाता है। ए यस, बी नो, आंसर इज ए यस, हाँ बिल्कुल हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन ई फाइल एक्नोलेजमेंट ऑफ डाक इज ऑटोमेटिकली डन बाय द सिस्टम थ्रू SMS एंड और ईमेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। जैसे ही आपके पास आता है, आप उस डाक को रजिस्ट्रेशन करते हो उसका अपने यहाँ पे। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जिस डिपार्टमेंट ने आपको ईमेल भेजा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसके पास एक्नॉलेजमेंट पहुँच जाएगा। प्रोवाइडेड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फील्ड इन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर फिल्ड इन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है अपने यहाँ पे, तो जो सेंटर उसमें कॉलम आता है सेंटर का जो है मोबाइल नंबर, और दूसरा होता है ईमेल आईडी। जैसे आप उस कॉलम में भरोगे और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, एक ईमेल जो है उस नंबर पर एक SMS और एक ईमेल चला जाएगा।
ऑल्सो देयर इज प्रोविजन टू सेंड एक्नोलॉजमेंट्स इन टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स भी होते हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड उसमें लैंग्वेज होते हैं, वी हैव रिसीव्ड योर रजिस्ट्रेशन, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस लेटर, ऐसे कुछ लिखा होता है। उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप जो है उसके थ्रू भी टेम्पलेट्स को अटैच करके भी उसको रिप्लाई कर सकते हो उसी ईमेल पर। लेटर हेड्स ऑफ एग्जाम्पल, लेटर हेड ऑफ ऑफिस जो भी हो एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो ईमेल पे जब आएगी ई ऑफिस पे तो वो डायरेक्ट भी हो जाती है और ऑटोमेटिकली, अगर आपने स्क्रीन पे जो है उसमें डिटेल्स कंप्लीट भरी हैं, और आप टेम्पलेट के थ्रू भी कर सकते हो अपने तरीके से, दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसीट्स। अब रिसीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिसीट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन्ड इन द सेक्शन वाइज मेंटेन्ड रजिस्टर। 2, dark with urgency grading is to be distributed at suitable intervals. 3, sorting and registering of dark should be completed on the day of its receipt. A 1 and 2 only, B 1 3 and 4 only, C 1 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 3 only. And 2 statement गलत है। dark with urgency grading is to be distributed at suitable intervals is a wrong statement, ये immediately हो जानी चाहिए। एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डाक कैसे होता है। एक तरफ होता है आपका CRU या IFC, दूसरी तरफ होता है कंसर्न सेक्शन या ऑफिसर। CRU से रिसीट जाती है ऑफिसर के पास, और उसके बाद CRU जो है एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है। उनके पास जो आपकी प्यून डायरी होती है उसमें एक्नॉलेजमेंट को भी रिसीव करता है। एक्नॉलेज ऑब्टेन्ड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड बाय सेक्शन वाइज ऑफिसर वाइज रजिस्टर। अगर सेक्शन में आप भेज रहे हो तो सेक्शन वाइज रजिस्टर में उसकी एंट्री करा लोगे, ऑफिसर वाइज के पास भेज रहे हो तो ऑफिसर वाइज जो रजिस्टर होता है उसमें उसकी एंट्री करा लोगे। ये होता है आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस। डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज एंड व्हेन रिसीव, जब भी रिसीव होगी तब तक कर दिया जाएगा। ऑर्डिनरी डाक का क्या होता है, इंटरवल्स होते हैं सूटेबल्स, एक 11 बजे AM, 2 PM और 4 PM। जो 11 बजे तक की डाक होगी उसको सॉर्ट करके 11 बजे भेज देंगे, 2 बजे से पहले की वाली होगी उसको 2 बजे, और 4 से पहले वाली 4 को। और उसके बाद अगर 4 के बाद कोई डाक रिसीट होती है तो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, नाइट ड्यूटी क्लर्क जो होता है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। और वो फिर जब डिस्ट्रीब्यूट होगी वो नेक्स्ट डे होगी। सॉर्टिंग एंड रजिस्टरिंग ऑफ डाक इज कंप्लीटेड ऑन द डे ऑफ इट्स रिसीट, ठीक है। सॉर्टिंग और रजिस्ट्रेशन जो डाक का होता है वो सेम डे हो जाता है जिस दिन रिसीव होती है। ये नहीं कि डाल के रखो कल करेंगे इनका रजिस्ट्रेशन, नहीं, सेम डे होना होता है। इफ़ नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द डे एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोसेसिंग ऑफ इमीडिएट प्रायोरिटी डाक, द नाइट ड्यूटी स्टाफ अटेंड्स टू इट, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो नाइट ड्यूटी स्टाफ को अटेंड करने के लिए दे दोगे। फुल सिग्नेचर ऑफ द नाइट ड्यूटी स्टाफ आर ऑब्टेन्ड इन टोकन ऑफ हैविंग टेकन द कस्टडी ऑफ दिस, और आपने जो डाक दी हैं उसको उनकी एक जो है सिग्नेचर ले लोगे कि उसके पास हैंड ओवर कर दिए हैं। अब वो नाइट ड्यूटी क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लॉस्ट ना हो जाए। इफ़ द ऑर्डनरी डाक इज रिसीव टू लेट सच दैट आफ्टर द लास्ट डेली राउंड, ठीक है, लास्ट डेली राउंड जो 4 बजे लगता है उसके बाद रिसीव हुई है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली नेक्स्ट डे, और उसकी सॉर्टिंग तो सेम डे हो जाएगी। नाइट ड्यूटी क्लर्क को हैंड ओवर कर दोगे आप, नाइट ड्यूटी क्लर्क उसको सॉर्टिंग करके रख लेंगे रात को, अगले दिन आपको हैंड ओवर कर देंगे, और अगले दिन 11 बजे वाली जो आपके टाइम होगा उसमें डाक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए, और चैप्टर 5 जो है उसको हमने काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया है MOP का, और इसको हम चैप्टर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको कितना पसंद आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।